हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज भी मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी आवाज को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे और बस कहानी पर ध्यान देंगे। आज की कहानी हम कह सकते हैं एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस कहानी है और एक ऐसी कहानी है जो एक सच में साबित करती है कि ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। आज की कहानी सुनने के बाद आपको शायद इस बात पर यकीन आ जाएगा। तो सीधे शुरू करते हैं हम आज की कहानी। ये घटना है 18 ऑफ जुलाई 1997 की। एक व्यक्ति अपनी गाड़ी ड्राइव करता हुआ जा रहा था एक ऐसी रोड से जिसमें दोनों तरफ बहुत ज्यादा घने पेड़ थे। ये जो जगह थी जहां पर ये अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो एक रूरल पार्ट था विस्कॉन्सन काउंटी का। इस रोड पर उस समय और कोई भी कार्स नहीं थी। हम कह सकते हैं कि ये एक सुनसान इलाका था। ये जो व्यक्ति गाड़ी ड्राइव कर रहा था ये काफी तेज अपनी गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक से वो रोड के एक बेंड पर मुड़ा और तभी अचानक बगल के पैसेंजर साइड विंडो से उसने जब बाहर देखा, या हम कह सकते हैं उसकी नजर पड़ी, तो उसने पाया कि घास पर बाहर कुछ पड़ा हुआ था। उसको ये समझ में तो नहीं आया कि वो क्या है, लेकिन वो जो भी चीज थी वो काफी बड़ी थी। एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट था। वो उस चीज के बगल से गुजर गया, लेकिन उसके बाद भी वो उसी चीज के बारे में सोच रहा था कि आखिर वो क्या था। अब उसको ऐसा लगा कि शायद उसको रुकना चाहिए और वापस जाकर देखना चाहिए। उसने अपनी गाड़ी स्लो की। उसने अपनी गाड़ी थोड़ा सा आगे पार्क कर दी, वहां से उतरा और वॉक करता हुआ पीछे की तरफ गया। दूर से उसको वो ऑब्जेक्ट तो नजर आ रहा था, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो है क्या। वो एक काफी बड़ा सा ऑब्जेक्ट था और पूरा वाइट था। जब वो उस ऑब्जेक्ट से 20 या 30 फीट की दूरी पर था तब उसको समझ में आ गया कि आखिर वो है क्या, और तब वो वहीं पर फ्रीज हो गया। क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट था वो कुछ और नहीं बल्कि एक व्यक्ति था। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक लाश जैसा नजर आ रहा था, एक डेड बॉडी लग रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सब कुछ व्हाइट पहना हुआ था। व्हाइट कलर का सूट, व्हाइट ही बेल्ट लगाई हुई थी, व्हाइट शूज पहने हुए थे। यानी कि वो पूरी तरह से व्हाइट में ड्रेसअप था। ये जो व्यक्ति था, इसको देखकर पहले इस व्यक्ति को लगा कि शायद ये व्यक्ति यहाँ पर सो रहा है। वो पूरी तरह से मोशनलेस था, लेकिन उसके बाद भी इसको ऐसा लगने लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और तब उसने पास जाकर उसको इंस्पेक्ट करने का डिसीजन लिया। जैसे ही वो पास में पहुंचा तो उसने पाया कि इस व्यक्ति की छाती पर एक बड़ा सा होल था और उसमें से काफी खून बह चुका था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब ये जो ड्राइवर था जो यहाँ पर पहुंचा था वो पीछे मुड़ा, सीधे अपने कार की तरफ भागा और अपने घर पहुंचा। पहले उसका घर पास में ही था। अपने घर से उसने 911 को कॉल किया और उसके बाद वहां पर एक डगलस काउंटी का डिटेक्टिव जिसका नाम था स्टीवन लॉन्ग वो पहुंचा। अब ये जो व्यक्ति था, यानी कि जो डिटेक्टिव था जिसका नाम था स्टीवन लॉन्ग, ये इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगा था। ये उसको एक बहुत ही वियर्ड केस लग रहा था। ये जो विक्टिम था इसकी आइडेंटिटी तुरंत रिवील हो गई थी, क्योंकि इसका वॉलेट उसकी जेब में था और उसके वॉलेट में उसका ड्राइविंग लाइसेंस था। उनको पता था कि ये व्यक्ति जिसने पूरे व्हाइट कपड़े पहने हुए थे ये आखिर था कौन। और जब ये पता चला था कि ये व्यक्ति आखिर था कौन, उसने ही इस पूरे केस को बहुत ज्यादा वियर्ड, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बना दिया था। अब ये जो व्यक्ति था जिसकी बॉडी यहां पर मिली थी उसका नाम था मार्क। मार्क का इस एरिया से कोई भी लेना देना नहीं था। ये जो मार्क नाम का व्यक्ति था जिसकी डेड बॉडी मिली थी वो एक काफी रिच व्यक्ति था और इसका घर यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर स्थित था। अब ये यहाँ पर मरा हुआ पाया गया था। उसने पूरे व्हाइट कपड़े क्यों पहने हुए थे, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि ये यहाँ पर आखिर आया क्यों था। ये सारी चीजें बिल्कुल भी एडअप नहीं हो रही थी। ये जो व्यक्ति था इसकी एज थी 45 ईयर्स। इसका पूरा नाम था मार्क फॉस्टर और वो एक मिलीनियर था। ये जो व्यक्ति था ये मिनेपोलिस मिनीसोटा में रहता था और उसके डगलस काउंटी से कोई भी टाइज नहीं थे। वो यहाँ पर क्यों आया होगा ये जो डिटेक्टिव था उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। इस केस में एक और बहुत ही अजीब सी बात थी, वो ये थी कि जब उसकी ऑटोप्सी की गई थी तो मेडिकल एग्जामिनर ने डिटेक्टिव को बताया था कि इनको मार के जूते के अंदर से, या हम कह सकते हैं मोजे के अंदर से, एक नोट मिला था। इस नोट में लिखा था जैक फ्रेजर इज नॉट हेयर बट इट्स जिमी बैली और अ लुक अलाइक। आई होप आई एम ओके नाउ। अब किसी को भी इस नोट का कोई भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था। उनको कोई भी आइडिया नहीं लग रहा था कि इस नोट का आखिर मतलब क्या था। ये बहुत ज्यादा क्रिप्टिक लग रहा था। जब इन लोगों ने जैक फ्रेजर और जिमी बैली के नाम अपने डेटाबेस में डाले, उनको सर्च किया, तो पुलिस वालों को इन दोनों की ही जानकारी मिल गई।
उनको पता चल गया कि वाकई में दोनों लोग एग्जिस्ट करते हैं और ये दोनों ही मिनीसोटा में ही रहते थे। अब डिटेक्टिव लॉन्ग को लगने लगा कि शायद ये दोनों ही इस मर्डर में इन्वॉल्व है। इनका मार्क की हत्या से कुछ ना कुछ लेना देना है और हो सकता है कि वो वाकई में उसके किलर या किलर्स हों। उसे ये सारी चीजें पता नहीं थी, लेकिन अब उसे इन दोनों से पूछताछ करनी ही थी। फिलहाल डिटेक्टिव लॉन्ग मिनेपोलिस जाते हैं। वहां पर वो वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं, अंदर जाते हैं बिल्डिंग के। वहां पर वहां के लोकल डिटेक्टिव्स इसका इंतजार कर रहे थे। इन लोगों ने पहले ही मार्क के जान पहचान वालों से बातचीत कर ली थी और उसके बाद ये दोनों लोग यानी कि डिटेक्टिव लॉन्ग और जो लोकल डिटेक्टिव था वो दोनों इंटरव्यू रूम के अंदर जाते हैं। यहाँ पर मार्क फॉस्टर की वाइफ यानी कि उसकी विधवा इनका इंतजार कर रही थी। अब इन्हें उससे बातचीत करनी थी। मार्क की वाइफ को देखते ही डिटेक्टिव लॉन्ग ने नोटिस किया कि वो प्रेग्नेंट थी और कम से कम अपने 7वें या 8वें महीने पर थी। ये जो उसकी वाइफ थी ये मार्क से कम 15 to 20 ईयर्स यंगर रही होगी। ये चीज मार्क को बहुत ही ऑड सी लगी, लेकिन जो चीज ज्यादा ऑड लगी वो ये थी कि उसकी वाइफ बहुत ज्यादा कंपोज्ड नजर आ रही थी, बहुत ज्यादा कूल नजर आ रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसको अपने हस्बैंड के जाने का बहुत बड़ा सदमा लगा होगा। अब ये दोनों ही डिटेक्टिव्स बैठकर मार्क की वाइफ से पूछताछ करने लगे। उससे पूछने लगे कि आखिर मार्क के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी, ऐसा क्यों हुआ होगा। वो लगातार इससे क्वेश्चंस पूछते जा रहे थे और अपने नोट्स तैयार करते जा रहे थे। इसके बाद इन्होंने जो मार्क के शू में जो नोट मिला था वो भी निकाल कर दिखाया। उसको दोनों नाम दिखाए कि क्या तुम इन दोनों व्यक्तियों को जानती हो या नहीं जानती हो। जैसे ही जैक फ्रेजर और जिमी बेली के नाम मार्क की वाइफ को दिखाए गए, ऐसा लगा कि उसके अंदर कुछ ट्रिगर हो गया है। वो तुरंत ही बहुत ज्यादा रोने लगी और रोते रोते ही इसने डिटेक्टिव्स को बताया कि मैं इन दोनों व्यक्तियों को जानती हूँ। और साथ ही में उसने एक शॉकिंग खुलासा किया। वो ये था कि मार्क की वाइफ के इन दोनों ही व्यक्तियों के साथ पहले रिलेशनशिप रह चुके थे, यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप रह चुके थे। लेकिन ये सब कुछ मार्क से शादी करने से पहले था। साथ ही उसने ये भी बताया कि जब उसने मार्क से शादी कर ली तब जैक और जिमी बहुत ज्यादा जेलस हो गए और कहीं ना कहीं मार्क से चिढ़ने लगे थे। उनको ऐसा लगता था कि शायद उसने यानी कि मार्क की वाइफ ने उनको डिच करके मार्क को चुना है और ये चीज उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मार्क की वाइफ ने बताया कि इसी कारण से उसको कहीं ना कहीं जिमी और जैक से थोड़ा सा खतरा भी लगता था। उसे लगता था कि ये मार्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ हत्या तक हो जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब जब उसका इंटरव्यू पूरा हो गया तो डिटेक्टिव लॉन्ग को ऐसा लगने लगा कि शायद ये जो केस है ये बाहर से तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन ये एकदम सिंपल केस अब नजर आने लगा था। शायद जो जिमी और जैक थे वो मार्क से इतना ज्यादा जेलस थे कि उन्होंने मार्क की हत्या कर दी होगी। और ये चीज इसलिए भी साबित हो रही थी क्योंकि मार्क के अपने शू के अंदर से वो नोट निकला था जिसमें इन दोनों के नाम मौजूद थे। अब अगले 2 दिनों तक डिटेक्टिव लॉन्ग इसी थ्योरी पर काम करते रहे, लेकिन जैसे जैसे वो इस थ्योरी पर काम कर रहे थे ये थ्योरी उनको बिल्कुल बेकार लगने लगी थी। जैक फ्रेजर और जिमी बेली इन दोनों के पास ही बहुत ही टाइट एलिबाई थी कि मर्डर वाले दिन ये लोग कहां पर मौजूद थे। वो बिल्कुल भी किलर्स नहीं हो सकते थे। हो सकता है कि मर्डर में उनका कुछ लेना देना हो, लेकिन वो खुद मर्डर बिल्कुल नहीं हो सकते थे। वो लोग जिस जगह पर मौजूद थे वहां पर बहुत सारे लोगों ने उनको देखा था और वैसे भी ये हत्या यहाँ से काफी दूर हुई थी। तो अगर ये लोग किलर्स होते तो ये लोग अपने एरिया में उस समय मौजूद नहीं हो सकते थे। अब डिटेक्टिव लॉन्ग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ये केस सुलझा ही लिया है, लेकिन अब धीरे धीरे ये केस बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अब इन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले ये अपने विक्टिम को समझेंगे, यानी कि मार्क को समझेंगे और तब शायद वो वहां से अपने किलर तक पहुंच जाएंगे। इन्होंने पहले ही बहुत सारे मार्क के फ्रेंड्स को, उसके फैमिली मेंबर्स को इंटरव्यू कर लिया था, लेकिन एक चीज इन्होंने अभी तक नहीं की थी। वो चीज ये थी कि ये अभी तक मार्क के घर में नहीं गए थे और मार्क के घर में जाकर वहां की तलाशी नहीं ली थी। अब डिटेक्टिव लॉन्ग ने एक सर्च वारंट निकलवाया और मार्क की हत्या के करीब 1 हफ्ते के बाद यानी कि 29 जून के दिन ये लोग मार्क के घर पहुंचे। मार्क फॉस्टर का घर एक लंबा चौड़ा घर था, 2 स्टोरी हाउस था और वो एक बाहरी शहरी इलाके में था जहां की काफी ज्यादा शांति थी। बाहर से वो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी एक साधारण घर नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही ये लोग अंदर गए
इनको समझ में आ गया था कि ये एक ऑर्डिनरी घर नहीं है। मार्क फॉस्टर की वाइफ ने दरवाजा खोला था और इनको अंदर आने दिया था। जैसे ही डिटेक्टिव लॉन्ग और बाकी लोग अंदर आए थे, उनको सबसे पहले वॉल्स पर बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई दी। ये जितनी भी पिक्चर्स थी बहुत ज्यादा ग्राफिक थी। इन सब में नेकेड पिक्चर्स बनी हुई थी, यानी कि लोगों की नेकेड पिक्चर्स वहां पर पेंट की गई थी। इसके अलावा वहां पर जो कॉफी टेबल्स रखी हुई थी और जो डिफरेंट सरफेसेस थे, वहां पर बहुत सारा पोर्नोग्राफिक मटेरियल मौजूद था। मार की वाइफ को उनको अंदर ले जाते हुए और जब वो ये सारी चीजें देख रहे थे तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पूरी तरह से नॉर्मल एक्ट कर रही थी, जैसे कि ये सारी चीजें उसके लिए एकदम नॉर्मल हो। ये सारी चीजें इस घर में छुपा कर भी नहीं रखी गई थी। कोई भी घर के अंदर एंटर होता तो सबसे पहले उसको यही मटेरियल दिखने वाला था। मार्क की वाइफ ही उनको लीड कर रही थी, उनको अपना पूरा घर दिखा रही थी। और इस बीच ये जो दोनों डिटेक्टिव थे ये एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उनको ये सब कुछ बहुत ज्यादा ऑड लग रहा था। अब जब इन्होंने पूरे फर्स्ट फ्लोर का टूर कर लिया, तब इन्होंने यानी कि डिटेक्टिव लॉन्ग ने कहा मिसेस फॉस्टर से कि आप काउच पर बैठ जाइए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, और आप आराम कर लीजिए, हम लोग खुद ही घर में घूमकर देख लेंगे कि यहाँ पर क्या क्या है। उसने कहा कि ठीक है। वो काउच पर बैठ गई। इसके बाद ये दोनों डिटेक्टिव लिविंग रूम से बाहर निकले। उसके बाद ये सीधा अप स्टेयर्स जाने लगे, यानी कि इसके ऊपर वाली मंजिल में जाने लगे। जब ये लोग इसके ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचे तो उनको मास्टर स्वीट मिला। और जैसे ही उसके अंदर गए ये थोड़ा हैरान रह गए, क्योंकि मास्टर बेडरूम के बेड पर बॉन्डेज गियर पड़ा हुआ था, लेदर स्ट्रैप्स लगे हुए थे, और ये सारे लेदर स्ट्रैप्स बेड पोस्ट से अटैच्ड थे। वहां पर विप्स थे, यानी कि कोड़े, हैंडकफ्स थे, और बहुत सारा पोर्नोग्राफिक मटेरियल वहां पर पड़ा हुआ था। अब जो ये दोनों डिटेक्टिव थे ये सारी चीजें नीचे देखकर आ चुके थे, इसलिए इनको बहुत ज्यादा धक्का तो नहीं पहुंचा, लेकिन उसके बाद भी इनको बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। उसके बाद इन्होंने उस फ्लोर पर मौजूद बाकी सारे बेडरूम्स को भी चेक किया। वहां पर उनको और पॉर्न मटेरियल मिला, और इस तरह का बॉन्डेज मटेरियल वहां पर और भी ज्यादा अवेलेबल था। जब ये दोनों ही डिटेक्टिव्स सेकंड फ्लोर के हॉल में पहुंचे तो इन्होंने पाया कि वहां की सीलिंग से कुछ रस्सी नीचे लटक रही थी, और ये जो रस्सी थी ये एक पुल डोर की थी, यानी कि उस डोर को जो कि छत से अटैच था उसको इस रस्सी के सहारे नीचे खींचा जा सकता था, जैसे आपने देखा होगा कि एटिक में जाने का ये एक रास्ता होता है। तो ये समझ गए थे कि ये जो रस्सी है और ये जो डोर है ये एटिक में जाने का रास्ता है। ये दोनों उस रस्सी की तरफ बढ़े, उन्होंने रोप को नीचे खींचा, और उसके साथ ही अब फोल्ड की हुई स्टेयर्स नीचे आ गई। स्टेयर्स को अच्छी तरीके से अरेंज करने के बाद अब ये दोनों के दोनों डिटेक्टिव ऊपर एटिक की तरफ बढ़ने लगे। जब ये लोग एटिक में पहुंचे तो इन्होंने पाया कि ये जो एटिक है ये कोई स्टोरेज स्पेस नहीं है, यानी कि यहाँ पर फालतू का सामान पड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये तो एक फुल्ली फंक्शनल रूम है। ये एकदम साफ सुथरा था, और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ रिचुअल्स किए जाते हैं, कुछ सैटनिक रिचुअल्स। यहाँ की जितनी भी दीवारें थी वो जेट ब्लैक थी, उनको पेंट किया गया था एकदम जेट ब्लैक कलर से। इसके अलावा वहां पर कुछ बुझी हुई कैंडल्स पड़ी हुई थी। इसके अलावा वहां पर टैरो कार्ड्स पड़े हुए थे जो कि ऐसे ही फ्लोर पर पड़े हुए थे। इस एटिक में पीछे की तरफ एक ऑल्टर बना हुआ था। ये एक अच्छा खासा बड़ा सा ऑल्टर था, जहां पर बहुत सारी कैंडल्स बुझी हुई लगी हुई थी, और साथ ही वहां पर एक वूडू डॉल भी थी। तो ये सब कुछ जैसा कि आपको सुनने में लग ही रहा होगा कि बहुत ज्यादा क्रीपी था। ये दोनों डिटेक्टिव समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर यहाँ पर क्या होता होगा। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर देख क्या रहे हैं और यहाँ पर क्या चल रहा होगा। अब इन दोनों डिटेक्टिव्स ने तय किया कि ये ऑल्टर के पास जाकर देखेंगे कि वहां पर क्या क्या रखा है। ये लोग ऑल्टर के पास गए, वहां पड़ा सामान देखने लगे, और तभी अचानक ये दोनों ही एकदम फ्रीज हो गए। यहाँ पर वो कैंडल्स और वुडू डॉल तो रखी हुई ही थी, लेकिन उन कैंडल्स के बीच में दो बिजनेस कार्ड्स पड़े हुए थे। जब उन्होंने वो बिजनेस कार्ड्स उठाए तो वो उन दोनों के थे। वहां पर क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने कार्ड छपवाता है, जैसे कि हमारे यहाँ भी कार्ड दिया जाता है। मेनली हमारे यहाँ दुकानदार बिजनेसमैन अपने कार्ड छपवाते हैं, लेकिन वहां पर जनरली नॉर्मल लोग भी अपने कार्ड छपवाते हैं कि कोई डिटेक्टिव है कुछ है तो वो भी अपने बिजनेस कार्ड छपवा सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के अपने बिजनेस कार्ड्स उस ऑल्टर पर उस डॉल और कैंडल्स के बीच में पड़े हुए थे। अब डिटेक्टिव लॉन्ग और उसका पार्टनर दोनों ही कहीं ना कहीं घबरा चुके थे। ये तुरंत उस एटिक से नीचे आए और मार्क की वाइफ को कन्फ्रंट किया। वो उससे एटिक के बारे में पूछने लगे कि आखिर वहां पर क्या चल रहा है और हमारे बिजनेस कार्ड वहां पर कैसे पहुंचे।
लेकिन मार्क की वाइफ को जब ये पता चला कि ये ऑल्टर में विजिट करके आए हैं, उसके बाद से वो बिल्कुल चुप हो गई, एकदम साइलेंट हो गई और उसने किसी भी बात का जवाब देने से एक तरह से इनकार कर दिया। अगर वो थोड़ा बहुत कुछ बोल भी रही थी तो यही कर रही थी कि मेरा एटिक से कोई भी लेना देना नहीं है और मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि एटिक में क्या चल रहा है। अब जब डिटेक्टिव लॉन्ग को और उसके पार्टनर को लगा कि इससे बात करके कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने बैकअप के लिए कॉल कर दिया और बैकअप के वहां आने का वेट करने लगे। इसके साथ ही वो मार्क की वाइफ से थोड़ा दूर जाकर खड़े हो गए और साथ ही ये आपस में बातचीत करने लगे कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई कल्ट चल रही थी, यानी कि मार्क और उसकी वाइफ किसी कल्ट का हिस्सा थे। कुछ मिनट्स के बाद वहां पर बैकअप आ गया था। उन्होंने इस प्लेस की और ज्यादा एक्सटेंसिव सर्च की, लेकिन उनको बस वहां पर और ज्यादा पोर्नोग्राफिक मटेरियल मिला, कुछ और बॉन्डेज गियर मिला, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी सब्सटेंटिव वहां पर नहीं मिला था। अल्टीमेटली मार्क ने मार्क की वाइफ को, जो कि अभी भी बिल्कुल शांत थी, उसको बताया कि तुम्हें इस शहर को छोड़कर बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हम जल्दी ही तुम्हारे साथ फॉलो अप करेंगे, तुमसे कुछ क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। मार्क की वाइफ ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद डिटेक्टिव लॉन्ग और उसका पार्टनर बाहर आ गए और घर से बाहर आने के बाद बाहर खड़े होकर वो ये बात कर रहे थे कि हमें किसी कल्ट एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए और कल्ट के बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। तभी उन्होंने पाया कि मार्क के घर के बिल्कुल ही पास एक अकल्ट बुक स्टोर था और ये देखकर उनको काफी आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर एक कल्ट भी चल रहा है और साथ ही यहाँ पर एक कल्ट का बुक स्टोर भी है। इन्होंने डिसाइड किया कि ये इस बुक स्टोर को विजिट करेंगे और थोड़ा यहाँ पर कुछ पूछताछ करेंगे। ये लोग बुक स्टोर के अंदर गए और जैसा कि ये उम्मीद कर रहे थे, वहां पर कल्ट से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स मौजूद थी और सबसे अच्छी बात ये थी कि वहां का जो मालिक था वो एक कल्ट एक्सपर्ट था और इससे भी अच्छी बात यह थी कि ये मार्क को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। ये पर्सनली मार्क फॉस्टर को जानता भी था और अच्छी तरीके से पहचानता भी था। उसने बताया कि मार्क अक्सर मेरे बुक स्टोर पर आया करता था, वो बहुत सारी बुक्स मेरे यहाँ से ले जाता था और इसके साथ ही वो मार्क के बहुत सारे फ्रेंड्स को पर्सनली भी जानता था। जब डिटेक्टिव लॉन्ग और उसका फ्रेंड वहां से बाहर आए तो उनको कल्ट के बारे में तो अच्छी खासी जानकारी मिली गई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह थी कि अब इनके पास एक लिस्ट थी जिसमें मार्क के सारे दोस्तों के और जान पहचान वालों के नाम थे, जिनको भी ये बुक स्टोर का मालिक जानता था। अब इन लोगों ने इस लिस्ट में मौजूद लोगों से पूछताछ करने का डिसीजन लिया। वो जानना चाहते थे कि आखिर ये लोग मार्क के बारे में कितना जानते थे। इन्होंने इस लिस्ट के हर एक व्यक्ति को करीब करीब ट्रैक डाउन कर लिया था और बहुत जल्दी ट्रैक डाउन कर लिया था। ये ज्यादातर यंग लोग थे जो इस लिस्ट में थे, जो अपने 20s में थे। इन्होंने इन यंग लोगों के साथ अब धीरे धीरे इंटरव्यूज करने शुरू किए। ये जो लोग थे ये इस कल्ट के बारे में बहुत ज्यादा ओपन थे। इन्होंने बताया कि ये कल्ट एक रिलीजियस ग्रुप के लोगों से बना हुआ था और ये जो मार्क था ये भी इस ग्रुप का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। लेकिन अब ये लोग इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रेस करने लगे, उन पर दबाव डालने लगे कि और ज्यादा जानकारी दो। तब इवेंचुअली एक नाम सामने आया जो था ग्रेग फ्राइजनर का। इन लोगों ने बताया कि ये जो ग्रेग नाम का व्यक्ति था ये एक तरह से इस कल्ट का इंचार्ज था। इन लोगों ने बताया कि अगर इस कल्ट के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको ग्रेग से बातचीत करनी चाहिए। अब डिटेक्टिव्स को लगने लगा था कि ये जो ग्रेग फ्रेजनर नाम का व्यक्ति है ये काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति साबित हो सकता है कि ये इस कल्ट का लीडर हो सकता है इसी ने मार की हत्या की हो, या कम से कम इसको कुछ ना कुछ तो हत्या के बारे में जानकारी जरूर होगी। अब इनको पता था कि ग्रेग से इनकी बातचीत कितनी ज्यादा जरूरी है। अब इन्होंने ग्रेग को ढूंढना शुरू किया। इनको ग्रेग को ढूंढने में कुछ दिन लग गए, लेकिन फाइनली इनको ग्रेग मिल गया। इसके बाद ये लोग ग्रेग को पूछताछ के लिए लेकर आए और तब ग्रेग ने इनको बहुत ही काम की जानकारी दी। इसने डिटेक्टिव से कहा कि मैं बताता हूं कि आखिरकार मार्क के साथ हुआ क्या था। जिस दिन मार्क मरा यानी कि 18 जुलाई 1997 के दिन, उस दिन आखिर हुआ क्या था। फिर ग्रेग ने बताना शुरू किया कि मार्क को वो 18 जुलाई 1997 के दिन मिला था और ये लोग मिले थे मार्क के घर पर। ग्रेग ने बताया कि जब मार्क अपने घर से बाहर आया तो उसने सिर से पैर तक व्हाइट पहना हुआ था, जैसा कि वो स्पेशल सेरेमनीज में करता था। ग्रेग ने बताया कि मार्क अपने घर से निकलकर बाहर आया, ये ग्रेग की कार की तरफ बढ़े। ग्रेग और मार्क दोनों गाड़ी में बैठ गए। ग्रेग गाड़ी चला रहा था और मार्क पीछे वाली सीट पर बैठ चुका था। इसके बाद ग्रेग ने गाड़ी चलानी शुरू की। ये लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहे थे और कई घंटों तक ग्रेग गाड़ी चलाता रहा।
लेकिन इनके बीच में उस समय कोई भी बातचीत नहीं हुई। मार्क बस विंडो से बाहर देखता जा रहा था और ग्रेग का ध्यान पूरी तरह से ड्राइविंग में था। लेकिन इस ड्राइविंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो कि इम्पोर्टेंट था। इसी बीच यानी ड्राइविंग के बीच में किसी समय पर मार्क ने अपने कोट की जेब से एक पेपर का टुकड़ा निकाला और उसके बाद उसने उस पेपर के टुकड़े पर कुछ लिखा। उसके बाद कुछ देर तक वो उसको घूरता रहा, फिर उसने स्माइल किया और उसको अपने शू में यानी कि सॉक्स के अंदर अपने शू में टक कर लिया। फिर इसके कुछ देर के बाद ये लोग उसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां से बाद में इनको मार्क की लाश मिली थी। ग्रेग ने वहां की एक बैक कंट्री रोड पर अचानक से ही गाड़ी रोक दी थी। शायद इनके बीच में यही डिसाइड हुआ होगा कि इनको कहां पर जाना है। उसके बाद ग्रेग ने कुछ भी नहीं कहा, वो गाड़ी से बाहर उतर गया और मार्क भी गाड़ी से बाहर उतर गया। ये लोग घूमकर कार के पीछे की तरफ गए जहां पर ट्रंक होता है। बाहर उतरने के बाद ये दोनों ही स्ट्रेचिंग वगैरह करने लगे क्योंकि काफी लॉन्ग ड्राइव हो चुकी थी। उसके बाद ये लोग आसपास के नजारे देखते रहे कुछ सेकंड्स तक। उसके बाद ग्रेग ने ट्रंक को ओपन किया और ट्रंक के अंदर से एक राइफल निकाली। इसको देखकर इन दोनों का ही कुछ खास रिएक्शन नहीं हुआ था, शायद इनको पता था कि आगे क्या होना है। ग्रेग ने ठीक से राइफल को पकड़ा। इधर जो मार्ग था वो सड़क के एक किनारे जाकर आराम से खड़ा हो गया। ग्रेग उसके सामने आकर खड़ा हो गया जिसके हाथ में राइफल थी। वो सीधा मार्क की आंखों में देख रहा था और एक सिग्नल का इंतजार कर रहा था। मार्क ने थोड़ी देर तक अपने आप को कंपोज किया। उसके बाद उसने थोड़ा सा सर हिलाया जो कि ग्रेग के लिए एक इशारा था। ग्रेग ने राइफल अच्छी तरीके से प्लेस की मार्क के चेस्ट की तरफ और डायरेक्टली उसने एक गोली चलाई मार्क के चेस्ट के ऊपर। मार्क को जैसी ये गोली लगी वो सीधा जमीन पर गिर गया। अगले कुछ सेकंड्स तक उसके मुंह से कराहने की आवाजें आती रही। वो दर्द से बहुत ज्यादा पीड़ित था। ग्रेग वहीं खड़ा खड़ा मार्क को देख रहा था। फाइनली मार्क एकदम शांत हो गया, शायद वो मर चुका था। और उसके बाद ग्रेग कैजुअली चलता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसने राइफल अंदर रखी और वापस ड्राइव करता हुआ अपने घर चला गया। बस रास्ते में वो एक जगह रुका था अपनी राइफल को फेंकने के लिए और ये राइफल उसने फेंकी थी पास की ही एक रिवर के अंदर। जब ग्रेग अपने घर पहुंचा वो बहुत ज्यादा खुश था। उसे पता था कि उसने कल्ट का एक सेक्रेड रिचुअल आज कंप्लीट कर दिया है। उसको लग रहा था उसने कल्ट के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। ये जो उसने मार्क की हत्या की थी वो इस कल्ट के लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी और ये सक्सेसफुली अब पूरा हो चुका था। जो कुछ भी मार्क फॉस्टर ने ग्रेग के साथ मिलकर प्लान किया था वो सब कुछ अब पूरा सक्सेसफुली पूरा हो चुका था। ये जो मार्क फॉस्टर था वो इस रिलीजियस ग्रुप या कल्ट का हिस्सा तो था ही, लेकिन देखा जाए तो वो सिर्फ एक हिस्सा नहीं था बल्कि वो कल्ट का लीडर था। एक तरह से उसी ने इस कल्ट को बनाया था। मार्क ने खुद ही अपने मर्डर की योजना बनाई थी क्योंकि वो ये मानता था कि मरना किसी भी चीज का अंत नहीं है, बल्कि हमें मौत को भी जैसे हम जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए। वो मानता था कि जो डेथ है वो एक क्रॉस रोड की तरह है, एक ऐसी क्रॉस रोड जिसके बाद हमारे एटीट्यूड में चेंज आता है, हमारा पूरा का पूरा शरीर कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, लेकिन हमारी जो स्पिरिट है वो जीवित रहती है। जब हम ऐसे क्रॉस रोड पर पहुंचते हैं जहां कि हमको मरना है तो उसके बाद हमारी जो आत्मा है वो किसी और के अंदर जीवित रहती है, ऐसी इसकी सोच थी। As we celebrate death. Death is nothing to be afraid of. Death is a great crossroads, a change in attitude, a change in longitude, a change in the way that we perceive our spirit. When we reach that portal, they'll ring some golden bells. अब मार्क को ऐसा लगता था कि जो ग्रेग है वो उसका सबसे ज्यादा लॉयल फॉलोअर है और इसी कारण से ये सैक्रेड रिचुअल करके वो ये चाहता था कि मेरी जो आत्मा है वो ग्रेग के अंदर जाएगी क्योंकि उसने मेरी हत्या की होगी। ये दोनों पूरी तरीके से ये मानते थे कि जो सोल है उसकी सारी की सारी कॉन्शियसनेस और उसकी पावर ये सब कुछ ग्रेग की बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कहीं ना कहीं मार्क ग्रेग के अंदर जीवित रहेगा। और साथ ही इनका यह भी मानना था कि जब ग्रेग के अंदर मार्क की आत्मा आ जाएगी तब वो इमॉर्टल हो जाएगा, उसको कोई भी मार नहीं पाएगा और उसकी सोल कभी भी मर नहीं पाएगी। इसने ये सारी की सारी बातें ग्रेग को बताई थी और ग्रेग को इन बातों पर पूरी तरह से विश्वास था। अब मार्क की मौत का कारण तो पता चल चुका था, लेकिन वो जो वियर्ड सा नोट उसके जूते के अंदर से मिला था उसकी पहेली अभी तक सॉल्व नहीं हुई थी। बाद में ये पता चला कि ये जो नोट था
ये पुलिस वालों को गुमराह करने के लिए था। अब मार्क को ग्रेग को बचाना भी था। उसे पता था कि ग्रेग अगर उसका मर्डर कर देगा तो वो पकड़ा जा सकता है, लेकिन वो ये श्योर करना चाहता था कि ग्रेग को कोई भी पकड़े ना। इसीलिए उसने स्पेसिफिकली इस नोट पर जैक फ्रेजर और जिमी बेली का नाम लिख दिए थे, उन दो लोगों के जिनको ये बहुत ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों के पहले उसकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप रह चुके थे और उसे पता था कि ये दोनों भी इसको हेट करते हैं। इसी कारण से मार्क इनको स्केपगोट बनाना चाहता था। इस तरह से वो एक तीर से दो शिकार कर सकता था। एक तो अपना रिचुअल भी पूरा कर देता, ग्रेग उसमें फंसने वाला नहीं था, और इसी तरीके से ये दोनों लोगों से छुटकारा भी पा सकता था। हो सकता है इसको ये डर हो कि कहीं इसकी मौत के बाद इसकी वाइफ इन दोनों में से किसी के पास वापस न चली जाए। शायद एक रीजन ये भी हो सकता है। इसी कारण से इसने एक क्रिप्टिक सा नोट लिखा और जानबूझकर इन दोनों का नाम उस नोट पे घसीट लिया। बाद में पता चला कि मार्क के घर से जो भी पोर्नोग्राफी का सामान मिला था, जो भी बॉन्डेज गियर मिला था, वो सब कुछ इनकी कल्ट का हिस्सा था। ये लोग बहुत ही फर्म बिलीवर थे कि अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल रिलेशंस बनाएंगे और साथ ही बहुत सारे लोगों से बनाएंगे तो आप उतने ही ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे। कहीं ना कहीं दूसरों की पावर आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। और अगर हम इन दो बिजनेस कार्ड्स की बात करें जो कि उन दोनों डिटेक्टिव्स के थे और जो कि ऑल्टर में मिले थे, वो इसलिए मिले थे क्योंकि जो मार के फॉलोअर्स थे, जब बाद में मार की मौत हो गई थी, उन लोगों ने ही ये कार्ड वहां पर लाकर रखे थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर वो ऐसा करेंगे, यानी कि उन डिटेक्टिव्स के ऊपर अपने कुछ रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म कर देंगे, कुछ ब्लैक मैजिक कर देंगे, तो वो लोग इस केस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें पता था कि ये केस सॉल्व नहीं होना चाहिए। शायद उन्हें भी मार की मौत की जानकारी रही होगी। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने भले ही इतनी ज्यादा कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी ये इन डिटेक्टिव्स को रोक नहीं पाए और फाइनली डिटेक्टिव्स ने इतना अजीब सा, इतना वियर्ड सा केस सॉल्व फाइनली कर दिया था। फाइनली ग्रेग को गिल्टी पाया गया मार्क की मौत के लिए, क्योंकि उसने ही मार्क को गोली मारी थी। भले ही मार्क के कंसेंट से मारी हो, लेकिन वो एक किलर था और उसको 10 इयर्स इन प्रिजन की सजा सुनाई गई। हालांकि मुझे लगता है कि सजा काफी कम थी, लेकिन उसको सिर्फ 10 इयर्स इन प्रिजन की सजा मिली। और इधर जो मार्क की वाइफ थी, उसको भी कल्ट के बारे में सब कुछ पता था। हो सकता है कि वो भी इस मौत में एक पार्टिसिपेंट रही हो, लेकिन ऐसे कोई सबूत नहीं मिले कि उसको इस मौत की जानकारी थी या वो मार्क की मौत से किसी भी तरीके से कनेक्टेड थी। इसी कारण से उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगाए गए और जो मार्क के बाकी फॉलोअर्स थे उनके ऊपर भी किसी भी तरीके के कोई चार्जेस नहीं लगे। लेकिन फाइनली ये एक बहुत ही वियर्ड सा और बहुत ही कंफ्यूजिंग केस सॉल्व हो चुका था। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरा ये केस, मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लगी। स्टोरी को प्लीज लाइक कीजिएगा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आजकल मैं देख रही हूँ कि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, वीडियो को तो लाइक कर रहे हैं, लेकिन प्लीज एक कमेंट भी किया कीजिए। और साथ ही मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर्स का काउंट बहुत ही कम है। तो इसी कारण से वहां पर मैं स्टोरीज भी कम डाल रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेशन नहीं मिलता है अगर बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर ना बढ़ रहे हो या व्यूज ना आ रहे हो। इसीलिए आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मैं वहां भी स्टोरीज डाल रही हूँ, उनको भी चेक कीजिए, उसको भी देखिए। और ये कुछ नई स्टोरीज मैंने वहां पर डाली हैं, उनको भी चेक करके जरूर आइएगा और मुझे बताइएगा कि ये स्टोरीज आपको कैसी लगी। और वहां पर भी प्लीज जरूर कमेंट किया कीजिए, वहां पर कमेंट्स बहुत ही कम आ रहे हैं आप लोगों के। और जो लोग भी सब्सक्राइब करते हैं, प्लीज मुझे वहां पर कमेंट कर दिया कीजिए स्टोरी के नीचे कि मैंने यहाँ पर भी आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, यानी कि दोनों चैनल्स को कर लिया है। तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।